तो गाइज, कहा जाता है ना, मुश्किलों से डरकर कभी रुका नहीं करते, सपनों के लिए मेहनत छोड़ा नहीं करते। जो लोग खुद पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, जो लोग खुद पर भरोसा रखना सीख जाते हैं, वही लोग अपना इतिहास लिख जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सेशन, और यह सेशन है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है पुर्तगालियों का पतन और डच का आगमन। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस बहुत ही खूबसूरत सा सेशन जो आप एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कल हम बात हो रही थी 1661 ईस्वी की, यानी बात हो रही थी 1661 ईस्वी में पुर्तगाल का राजा, यानी 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की रानी और ब्रिटेन का राजा। यानी अगर हम बात करें पुर्तगाल का की रानी और ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन का राजा, ठीक है। तो ये 1661 की बात हो रही थी, यानी पुर्तगीज जो है पूरी तरह से भारत में अपना व्यापार को विस्तार कर चुके हैं। क्योंकि हमने देखा अल्मोड़ा के बाद हमने इसके बारे में अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा नूना दी कून्हा के बारे में पढ़ा। यानी कहने का मतलब क्या है, अल्मोड़ा जो है भारत में आता है और हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति लागू करता है। लेकिन जब हमारे देश में अल्बुकर्क की आगमन हो जाती है, भारत में जब पुर्तगीज वायसराय अल्बुकर्क का आगमन होता है, तो यहाँ पे बीजापुर का जो शासक होता है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को पूरी तरह से छीन लेता है, यानी भारत के राजनीतिकरण में हस्तक्षेप कर लेता है। भारत के सैनिक को यानी नौसेना को बढ़ावा देता है। कौन? अल्बुकर्क। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मोड़ा लाया था, वह ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ साथ उन्होंने भारतीय नौसेना को बढ़ावा दिया। लेकिन जब अल्बुकर्क आता है तो भारत में हम देखते हैं कि भारत में पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से हस्तक्षेप करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि कहा जाता है अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। यानी अगर प्रथम वायसराय की बात करें तो अल्मोड़ा, दूसरे वायसराय की अगर हम बात करें तो अल्बुकर्क, और तीसरे वायसराय की बात करें तो नूना दी कून्हा की बात करेंगे। नूना दी कून्हा के बाद एक और वायसराय आता है जो उतने योग्य नहीं रहते हैं, लेकिन इसी योग्यता के बाद हम देखते हैं कि पुर्तगीज का पतन कैसे होता है। उसी बीच में एक छोटा सा घटना होता है। बात हो रही थी 1661 की, यानी पुर्तगाल की रानी रहती है कैरोथिन और ब्रिटेन का राजा जो रहता है जॉर्ज द्वितीय, ठीक है। अगर हम बात करें, ये लोग जो रहते हैं, ये राजा होता है, इससे शादी होती है। ये एक शादी एक राजनीतिक विवाह के रूप में जाने जाते हैं। कल हम यहीं तक ला करके छोड़े थे और यहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें, पुर्तगाल की जो रानी रहती है कैरोथिन, उसकी शादी जो होती है ब्रिटेन के राजकुमार से होती है। जब ब्रिटेन का राजकुमार इससे शादी कर लेता है, उससे पहले हम थोड़ी सी भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत में यानी पुर्तगीज का आगमन हो चुका है। यानी अगर हम बात करें तो ये पुर्तगीज का ये आगमन हो चुका है और पुर्तगीज जो है पूरी तरह से भारत में यानी अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं। ये है, अगर हम बात करें, ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे इस शहर को अभी वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, तो ये मुंबई के नाम से जानते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है और 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के अपना फैक्ट्री को लगा देती है। इस बीच में क्या होता है, बात है 1661 ईस्वी में पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के बीच यानी एक राजनीतिक विवाह हो जाता है, जिसके बदले यानी इस बंबई शहर को पुर्तगीज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर देता है। और हमें भी पता भी नहीं होता है कि बंबई शहर किसके अधीन में है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज कंपनी आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे
कि हमारी कंपनी लगेगी या ब्रिटेन की कंपनी लगेगी। इस वजह से ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और पुर्तगीज जो था ये एक सरकारी गवर्नमेंट कंपनी था, जिसकी वजह से ये दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। लेकिन एक ऐसा शादी हो जाता है जिसमें पुर्तगीज और ब्रिटेन के बीच आपस में दोस्ती का रिश्ता हो जाता है, और भारत में पुर्तगीज के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही आसानी के साथ अपना व्यापार स्थापित कर लेती है। यानी 1661 ईस्वी में ब्रिटिशर्स जो होते हैं, यानी राजकुमार जो होता है, जब पुर्तगाल की रानी से जब शादी हो जाती है कैरोथीन से, तो पुर्तगीज क्या करते हैं, यानी बंबई शहर को यानी हवाले कर देते हैं किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही आसानी से ये बंबई शहर पे कब्जा करने को मिल जाता है, और ये दहेज के रूप में दे दिया जाता है किसको, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा, तो ये दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो जो मुगल बादशाह अकबर जो होता है, यानी जो मुगल बादशाह अकबर जो होता है, वह पुर्तगालियों को यानी कंपनी खोलने का अधिकार बहुत ही अच्छा से दे देता है। यानी अकबर जो होता है, हम देखते हैं कि पुर्तगालियों को यानी हुबली में कंपनी लगाने की अनुमति दे देता है। ये जो हुबली है ये कर्नाटक में है। ये अगर हम बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश पुर्तगालियों को एक अधिकार दे देता है कि आप क्या कीजिए, भारत में अपना स्थापित कीजिए। अब हम धीरे धीरे किसके तरफ जा रहे हैं, यानी पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है। जब अकबर का शासनकाल रहता है, उस शासनकाल में पुर्तगालियों को बहुत ही सहायता मिलता है किसके, भारतीय राजाओं के द्वारा। लेकिन अकबर का बेटा यानी अकबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा जहांगीर, सॉरी, जो अकबर जो होता है, अकबर बादशाह जो होता है, वह अपने सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हम बात कर रहे थे मुगल बादशाह अकबर। अकबर जो रहता है पुर्तगालियों की अपेक्षा बहुत ही सहानुभूति स्थापित करता है, और पुर्तगालियों से कहता है कि आप भारत में आकर के अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, और उन्होंने अनुमति दे दिया कि आप आइए और हुगली में यानी अपना व्यापार स्थापित कर लीजिए। लेकिन जब शाहजहां का शासनकाल आता है तो हुगली को अपने अधीन कर लेता है पुर्तगालियों के अधीन। यानी कहने का मतलब क्या है, अब भारतीय जो राजा होते हैं वह पुर्तगालियों से हस्तक्षेप करना बंद कर देते हैं, और भारतीय राजाओं के बीच और पुर्तगीजों के बीच अपने शासन को स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस तरह से पुर्तगालियों का पतन कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यह टॉपिक होगा पुर्तगीज का पतन, यानी पुर्तगालियों का पतन। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली में कंपनी लगाने की अनुमति तो दी थी, परंतु शाहजहां के काल में पुर्तगालियों से एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात शाहजहां जो है हुगली पर अधिकार कर लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, हुगली पर पूरी तरह से अधिकार किसका हो जाता है, तो शाहजहां का होता है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि अब पुर्तगीज जो है धीरे धीरे कमजोर नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें धीरे धीरे पुर्तगीज जो है कमजोर नजर आते हैं। 3 वायसराय आए थे। पहले वायसराय का नाम था अल्मोड़ा, दूसरे वायसराय का नाम था अल्बुकर्क, और तीसरे वायसराय का नाम था नूना दी कुन्हा। उसके बाद से एक और वायसराय आता है गर्सिया दी नरहुना। यानी गर्सिया दी नरहुना जो रहता है उतना योग्य शासक नहीं होता है, लेकिन इस शासक के बाद शाहजहां जो है एक कन्फ्लिक्ट होती है, और उस कन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि हुगली पर अधिकार किसका हो जाता है, शाहजहां का हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स जो होते हैं, अब जो पुर्तगीज जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। अब यही कमजोरी की वजह से हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो है पतन की तरफ चले जा रहे हैं। पहला जो है उन्होंने देखो, यहाँ पे देखिए कि भारत जो है, भारत में अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। यानी अल्बुकर्क के बाद देखे नूना दी कुन्हा, और नूना दी कुन्हा के बाद हम देखते हैं कोई भी अधिकारी जो है, यानी कोई उत्तराधिकारी जो है, कोई वायसराय जो है
इतना योग्य शासक नहीं रहते हैं। इस तरह से उन्होंने अल्बुकर्क व अल्मोड़ा जैसे नीतियां लागू नहीं की थी, क्योंकि अल्बुकर्क और अल्मोड़ा जो नीति लाया था, यानी अल्मोड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क की बात करें तो वह राजनीतिक में हस्तक्षेप कर रहा था, भौगोलिक क्षेत्रों को विस्तार कर रहा था। लेकिन अभी जो भी शासक होंगे, जो भी वायसराय हुए, जो भी उत्तराधिकारी हुए, ये लोग उस तरह से शासक व्यवस्था को लागू नहीं कर सके। इसलिए कहा जाता है कि अब पुर्तगालियों पतन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो नीति है वह नीति था, इसका वेतन बहुत कम था, इसलिए भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए। जब अल्बुकर्क और अल्मोड़ा जो थे, ये बहुत योग्य वायसराय के रूप में भारत में शासन स्थापित किए हुए थे, यानी भारत के राजनीतिक और भौगोलिक क्षेत्र पे विस्तार किए हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही अल्बुकर्क और अल्मोड़ा के बाद जो वायसराय आते हैं, वो वायसराय जो है गार्सिया डी नोरोन्हा जो आते हैं, वो पूरी तरह से शासन व्यवस्था को अच्छा से नहीं चला पाते हैं। जब वो शासन व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसमें यानी पुर्तगीज कंपनी में जो लोग काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार का शुरू कर देते हैं, यानी भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। जैसे में हिंद महासागर के अंदर जहाजों को लूटपाट करेंगे। जब लूटपाट करेंगे तो जो अदर देश है, वह देश क्या करेगा, पुर्तगीजों से प्रतिस्पर्धा करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा, युद्ध लड़ेगा, और यही युद्ध तो कारण बन जाता है पुर्तगाली को भारत से पतन का कारण। यानी देखे लिखा हुआ है, इन्होंने हिंद महासागर में लूटपाट प्रारंभ कर दिया। ये स्थलबद्ध क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाए। यानी अगर हम बात करें कि भारत जो है, तो ये जो अगर भारत है, ये भारत के ये समुद्री क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, और ये है स्थल क्षेत्र। तो स्थल क्षेत्र पे ये लोग विस्तार नहीं कर पाए, यानी अपने व्यापार को विस्तार नहीं करने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है पुर्तगालियों का पतन का। ठीक है, उसके बाद से है हिंद महासागर। हिंद महासागर में हम देखते हैं कि हिंद महासागर में लूटपाट प्रारंभ करने के बाद हम देखते हैं कि स्थलबद्ध तरीके क्षेत्रों में अपना व्यापार विस्तार नहीं कर पाते हैं। उनका व्यापक विस्तार जो है वह सीमित हो गया, और उन्होंने उपनिवेश खोज लिए कहाँ पे, तो ब्राजील में। यानी ब्राजील में उपनिवेश खोज लिए। तो अब पुर्तगीज जो है भारत से ज्यादा ब्राजील से इंटरेस्ट रखने लगे, और भारत से ज्यादा ब्राजील से व्यापार करना शुरू कर दिए, क्योंकि उसी बीच ब्राजील की खोज हो जाती है। पेड्रोस कैब्राल ने ब्राजील की खोज कर ली। इन्होंने भारत की अपेक्षा ब्राजील की व्यापार में अधिक रुचि दिखाई। यानी अगर कहा जाए, जब ब्राजील की खोज हो जाती है तो पुर्तगीज जो रहते हैं, पुर्तगाली जो होते हैं, वो लोग भारत से व्यापार करना कम कर देते हैं। जब ये लोग भारत से व्यापार करना कम कर दिए, इस वजह से यानी अब कहा जाता है कि पुर्तगालियों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि ये लोग भारत की अपेक्षा ब्राजील से सबसे अधिक व्यापार करना शुरू कर दिए। क्योंकि ब्राजील की जो खोज हुई थी पेड्रोस कैब्राल ने कर दिया था, और जैसे पेड्रोस कैब्राल ने जब ब्राजील की खोज किया, तो यहाँ से अब भारतीय लोगों से वस्तुएं खरीदना कम कर देते हैं और ब्राजील से सबसे ज्यादा वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पुर्तगालियों के भारत से पतन का एक कारण बना। अगला जो कारण है, यह कारण और देखें 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का विलय स्पेन के साथ हुआ, जिसने इसके पतन में काफी भूमिका निभा दी। 1580 ईस्वी में क्या होता है कि पुर्तगाल जो है वह स्पेन के साथ विलय कर लेता है, और जैसे विलय के साथ स्पेन के साथ विलय करेगा, अब पुर्तगीज जो होंगे पूरी तरह से यानी अब स्पेन के अधीन चले जाएंगे। अब यहाँ से उनका पतन का यह भी एक कारण बना। पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई, यानी भारतीय लोगों की अपेक्षा इन लोगों ने अपने ईसाई धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किए, जिसकी वजह से भारतीय लोग जो थे यानी पुर्तगालियों को चाहते थे कि कितना जल्दी यहाँ से चले जाए। इस वजह से पुर्तगालियों को भारत से जाना पड़ा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत आई, जैसे डच और ब्रिटिश। यहीं से कहानी शुरू होगी, डच का आगमन कैसे होता है। भारत में डच कंपनी कब आती है, कैसे आती है, अभी जस्ट हम शुरू करेंगे। जैसे यानी हम बात करेंगे पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है, और पुर्तगाली भारत में क्या क्या योगदान दिए थे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डच का आगमन। तो यहाँ पे है ब्रिटिश इंडिया अपनी
अपेक्षा अधिक योग्य थे। यानी ब्रिटिशर्स जब भारत में आ गए, डच और ब्रिटिश यानी पुर्तगीज के बाद डच आए और डच के बाद ब्रिटिश, तो यानी पुर्तगालियों के पतन का सबसे बड़ा एक कारण यह भी था कि पुर्तगीज जो थे यानी ब्रिटिशर्स से कम योग्य थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो ये बहुत ही योग्य शासक थी। इन लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी थी, नीति थी, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब अपनी कंपनी को स्थापित करेगी तो पूरी तरह से यहाँ पे व्यापार स्थापित कर देती है। कह रहे व्यापार की तकनीक की कमी का अभाव भी पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। यानी पुर्तगीज जो थे यानी पुर्तगाली जो थे उनके पास टेक्निक का कमी था, टेक्नोलॉजी की कमी थी, आधुनिकीकरण से व्यापार नहीं करते थे, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों का भारत से पतन का एक यह भी कारण बना। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। पुर्तगाली जो राजा थे सीधे तौर पर कंपनियों के कार्य में हस्तक्षेप करता था। अब जो पुर्तगाल का जो राजा था वो डायरेक्ट पुर्तगीज जो भारत में अधीन काम कर रहे थे इन लोगों से डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रहा था, जिसकी वजह से पुर्तगालियों के पतन का एक कारण यह भी बना। फिर से बता रहे हैं कि अगर पुर्तगाली जो थे यानी पुर्तगाली जो राजा होते थे वो सीधे तौर पे कंपनी जो थी पुर्तगीज कंपनी उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करती थी, जिसकी वजह से यह भी एक पतन का कारण बना। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? यानी पुर्तगालियों के पतन के कारण हमने बहुत सारे लिखवा दिए। अगर आप चाहें तो इसमें से 3 कारण को लिख सकते हैं, बाकी सब समझा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे देखें, अब ना एक युद्ध होता है बैटल ऑफ सवाली 1612 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो पुर्तगीज और ब्रिटेन के बीच होती है। किसके बीच? पुर्तगीज और ब्रिटेन के बीच। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच होता है? पुर्तगालियों के बीच होता है। ये वर्तमान जो सवाली जो है कहाँ पे होगा? तो गुजरात में होगा। कब होगा सवाली का युद्ध जो होगा? ये 1612 ईस्वी में होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह इस युद्ध का मुख्य कारण गुजरात से व्यापारिक वर्चस्व था। यानी गुजरात जो है, गुजरात शहर में हम देखते हैं कि पुर्तगीज कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि हमारा व्यापार ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो और पुर्तगीज चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा व्यापार विस्तार हो, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, एक युद्ध हो जाता है और उस युद्ध को हम सवाली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1612 ईस्वी में होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, 1612 ईस्वी में पुर्तगीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच काफी युद्ध हो रहा है, या इस सवाली का युद्ध हो रहा है। लेकिन 1661 ईस्वी तक आते आते पुर्तगीज जो थे ब्रिटिश के अंदर चले गए, क्योंकि एक राजनीतिक विवाह हो जाता है, जिसके वजह से कहा जा सकता है कि ये ब्रिटेनों की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना व्यापार को स्थापित कर लेती है, क्योंकि बंबई शहर को दहेज में ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 1612 ईस्वी की बात है, इसलिए सवाली का युद्ध होता है। और सवाली क्या है? जगह का नाम है। और ये कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। इस युद्ध में ब्रिटिश जो थे पुर्तगालियों को हरा दिए। जब ब्रिटिश जो थे, अब पुर्तगाली जब हार जाएंगे तो अब पुर्तगालियों का पतन तो हो जाएगा। पुर्तगालियों का पतन तो हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुर्तगाली भारत छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो कह रहे हैं ना कि इस युद्ध में ब्रिटिश जो थे पुर्तगालियों को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। अब देखें, अब ये था पुर्तगालियों के पतन। पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने देखा पुर्तगाली का आगमन कैसे होता है, कैसे एक युद्ध होता है, कैसे हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, फिर कैसे खोजें होती है, भौगोलिक खोजें होती है, फिर कैसे वास्को डी गामा भारत आता है, फिर भारत आने के बाद कैसे कैब्राल आता है, फिर वायसराय बनकर के आते हैं अल्मोड़ा अल्बुकर्क। ठीक है, उसके बाद नीना दी कूना, फिर आते हैं गार्सिया नरहोना। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है। पुर्तगाली क्या होते हैं? भारत में पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पुर्तगाली जब भारत आए, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो इन्होंने भारत में मिशनरी स्कूल की स्थापना की। यानी पुर्तगीज जब भारत में आए तो उन्होंने मिशनरी स्कूल की स्थापना की। इन्होंने ही पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जो 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित किया गया था। फिर अगर हम बात करें, इन्होंने जहाज रानी उद्योग का भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पुर्तगीज जो थे, इनका सबसे बड़ा योगदान जो था प्रिंटिंग प्रेस मशीन। प्रिंटिंग प्रेस मशीन, अगर हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो आविष्कार हुआ 1556 ईस्वी में।
अगर हम कागज की खोज की बात करें तो कागज की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज हुई थी वो पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में किया, और इससे हमें कहाँ पे किया तो गोवा में किया, जो भारतीयों के लिए काफी योगदान साबित हुआ। यानी कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में बहुत सारे चीजों का योगदान दिया, जैसे मिशनरी स्कूल, कॉलेज, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज रानी उद्योग, फिर उन्होंने जापान के साथ व्यापार स्थापित किया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब पुर्तगीज जब भारत आए थे तो उन्होंने जापान के साथ यानी विदेशी व्यापार भी स्थापित कर दिया। तो ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि भारत और जापान के बीच व्यापार स्थापित हो गए। कौन कराया? पुर्तगीज कराया, यानी पुर्तगाली कराया। ठीक है, आगे देख ले, कह रहे उन्होंने भारत में कुछ महत्वपूर्ण फसलें भी लाए थे, जैसे तंबाकू लाए थे, आलू लाए थे, टमाटर और अनानास। यानी ये सारे इन सारे का खोज का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। यानी पुर्तगाली जो है तंबाकू, टमाटर, आलू, अनानास, इन्होंने गोथिक कला की शुरुआत की थी। अब ये गोथिक कला क्या है? यानी भारत में हम देखते हैं कि गोथिक कला, यानी अगर हम बात करें गोथिक कला यही है। ठीक है, ये अगर कोई बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे अगर हम बिल्डिंग बना दिए तो इसके ऊपर एक त्रिभुजाकार कलर का जो बनाया जाता था उच्च शिखर, यानी ये रंगीन कांच लगाए जाते थे, खिड़कियां, ये भव्य वास्तुकला होती थी, और यही जो है गोथिक कला है। ये क्या है? गोथिक कला। इस कला का विकास कहाँ हुआ? तो सबसे ज्यादा हुआ है तो ये गोवा में हुआ है, क्योंकि पुर्तगीज जो है सबसे अंत समय तक कहाँ पर अपना शासन स्थापित करेंगे तो गोवा में रहेंगे, और गोवा में कभी जाए तो वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे गोथिक कला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसी का विकास सबसे ज्यादा किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए कि पुर्तगालियों का योगदान भारत में क्या क्या है? टोमेटो है, पोटैटो है, टबाकू है, ठीक है, उसके बाद से देखिए अनानास है, ये सारे किसने लाया? ये सारे लोग पुर्तगालियों ने लाया। कहाँ पे लाया? भारत में लाया। किसका लाभ हुआ? भारतीयों का लाभ हुआ। कहीं ना कहीं हम कहें पुर्तगाली जो थे मिशनरी स्कूल, कॉलेज बनाए, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 ईस्वी में किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। चलिए, और अब हम बात करेंगे डच का आगमन कैसे होता है। यानी अब हम देख लिए कि पुर्तगालियों का बारे में थोड़ा सा हमने बात किया, उसके बाद से हम बात करेंगे डच का आगमन कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, देखें कि हम क्या क्या पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया पुर्तगाली के बारे में, ठीक है, इसको लिख लें हम क्या क्या बात किए। पुर्तगाली, तो पुर्तगाली का आगमन में सबसे पहले हमने देखा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आएगा। यानी वास्को डिगामा कहाँ आएगा? भारत। कहाँ पे आएगा? कितना दिन का सफर करेगा? तो 90 दिन का सफर करेगा। कितने दिन का सफर करेगा? 90 दिन। फिर हम देखते हैं कि वास्को डिगामा 1498 में आता है, 90 दिन का सफर करता है कि कहाँ पे भारत में आएगा? तो केरल के कालीकट पे, केरल के कालीकट, कालीकट, ठीक है, कालीकट पे आता है। तो ठीक है, यहाँ पे और बात करेंगे, वास्को डिगामा जब भारत आया तो इसका स्वागत कौन किया? तो जमोरी ने स्वागत किया था। किसने किया था? जमोरी ने स्वागत किया था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करें, अगर हम बात करें, अगर 90 दिन जो आया था तो 90 दिन लगा था, तो ये अब्दुल मनिक यानी मस्जिद के साथ आया था। मनिक या मस्जिद के साथ, ठीक है, इतनी बातें याद होनी चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कैबराल। कौन आया? उसके बाद कैबराल आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया था कैबराल के बारे में। कैबराल, कैबराल की अगर हम बात करें तो कैबराल जो था यह कितने जहाज को लेकर के आया था? 13 जहाजी बेड़ा के साथ आया था। 13 जहाजी बेड़ा के साथ आया था। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके, एक बार याद करा देते हैं। 13 जहाजी बेड़ा के साथ आया था, ठीक है। और हम बात करें कैबराल जो है, यानी ये कब आया था? तो 1502 ईस्वी में अपना व्यापार स्थापित करेगा। कहाँ? तो भारत में, ठीक है जी। और हम बात करें, ये पहला फैक्ट्री लगाता है कोचीन में। कैबराल जो है पहला फैक्ट्री कहाँ लगाएगा? तो कोचीन में लगाएगा। पहला फैक्ट्री कहाँ पे लगाएगा?
तो ये कोचीन में लगाता है। कहाँ पे लगाएगा? कोचीन। अगर हम दूसरे फैक्ट्री की बात करें, दूसरा फैक्ट्री जो है, दूसरा फैक्ट्री कहाँ पे लगाता है? तो यह जो लगाता है कुन्नूर में लगाता है। कहाँ पे लगाएगा? कुन्नूर में लगाएगा। ठीक है जी, यानी कहाँ पे लगाएगा? तो वह कुन्नूर में लगाता है। ठीक है जी, लिख लेंगे यहाँ पे कुन्नूर। ठीक है, कुन्नूर कहाँ पे है? तो कहिएगा कि यह जो फैक्ट्री जो लगाता है वह लगाता है 1503 ईस्वी में, और यह लगाएगा 1505 ईस्वी में। ठीक है जी, यानी 1503 और 1505, और यहीं पे फोर्ट का निर्माण करेगा। कैब्राल के बाद आएगा प्रथम वायसराय। कौन आएगा जी? प्रथम वायसराय। अब आप बताएं कि प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय, तो अगर हम प्रथम वायसराय की बात करें तो ये था अल्मोड़ा। कौन था? अल्मोड़ा। तो जब अल्मोड़ा भारत में आया तो सबसे पहले ये क्या करेगा? ये आएगा भारत में 1503 ईस्वी में। कब आएगा? 1503 ईस्वी में आएगा। ठीक है, 1503 ईस्वी में भारत आता है। फिर उसके बाद से अल्मोड़ा क्या करता है? यानी ये व्यापार ब्लू वाटर पॉलिसी लगाता है। क्या करता है? पहला ये अगर कहा जाए प्रथम वायसराय कौन है? अल्मोड़ा। ये ना ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी अगर हम बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लागू करेगा? अल्मोड़ा लागू करेगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें नौसेना का भी क्या करता है? यानी भारतीय नौसेना का विस्तार करता है। भारतीय नौसेना का विस्तार कौन करेगा? भारतीय नौसेना का विस्तार करेगा। ठीक है, फिर भारत में फोर्ट यानी किला बनाने का काम करेगा। ठीक है जी, कौन? तो प्रथम वायसराय अल्मोड़ा। कौन? अल्मोड़ा। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन होता है? अल्मोड़ा। ये क्या करेगा? गुजरात, ये गुजरात अरब तुर्की गठबंधन करता है, और गठबंधन करके युद्ध हार हो जाती है। ठीक है, और ये हिंद महासागर पे अपना शासन स्थापित करेगा। किसके बारे में हमने बताया? हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर के बारे में अपना शासन स्थापित करेगा। ये गठबंधन बनाता है, गठबंधन, जिसमें पूरी तरह से जीत जाता। देखिए अल्मोड़ा कब आया? 1503 में। अल्मोड़ा कौन है? तो प्रथम वायसराय है। अल्मोड़ा क्या करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है, भारत में नौसेना का विस्तार करता है, किला बनाने का काम करता है, गुजरात अरब तुर्की गठबंधन के साथ युद्ध लड़ाई करता है, और हिंद महासागर पे पूरा अपना ये जो करता है ना, गुजरात अरब तुर्की के साथ युद्ध करता है और जीत जाता है, और जीतने के उपरांत यानी हिंद महासागर में अपना शासन पूरी तरह से स्थापित कर देता है। अल्मोड़ा के बाद कौन आएगा? तो अल्बुकर्क आएगा। कौन आएगा जी? अल्बुकर्क। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्बुकर्क। किसके बारे में लिखेंगे? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क जो आएगा भारत में, सबसे पहले ये क्या करेगा? तो ये आता है, यानी ठीक है जी, यानी अल्मोड़ा के जाने के बाद आता है अल्बुकर्क, और ये दूसरा वायसराय रहता है। कौन रहता है? दूसरा वायसराय रहता है। कौन? अल्बुकर्क। यानी दूसरा वायसराय कौन है? तो अल्बुकर्क है। और दूसरा वायसराय के साथ अगर हम बोले तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा? वास्तविक संस्थापक। हम पढ़ाए थे नोट्स में, आप जाकर के देख सकते हैं, वास्तविक संस्थापक लिखवाए हुए हैं। ठीक है, संस्थापक। अगर हम बात करें, अल्बुकर्क जो है वह पुर्तगाली कॉलोनी का विस्तार करता है। पुर्तगाली कॉलोनी का विस्तार करता है, पुर्तगाली कॉलोनी का विस्तार करेगा। ठीक है, और हम बात करें कि और अल्बुकर्क कौन सा काम किया था, तो वह काम किया था सती प्रथा को रोकने का काम किया था, और ये बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन भारतीय राजनीतिक में यही इसी को क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
और बात करेंगे अल्बुकर्क और क्या क्या काम किया था। तो अगर हम बोले और क्या क्या काम किया था, तो अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लेता है। किससे? 1500, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 1510 ईस्वी में गोवा को क्या कर लेता है? जीत जाता है। किससे? बीजापुर के शासक, यानी बीजापुर का जो शासक होता है यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, ठीक है जी। और बात करेंगे नूना दी कून्हा के बारे में। किसके बारे में? नूना दी कून्हा के बारे में। तो अगर हम बात करें नूना दी कून्हा के बारे में कि नूना दी कून्हा क्या क्या करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीना दी कून्हा जो रहता है यह तीसरा वायसराय रहता है। ये कौन रहता है? तीसरा वायसराय, थर्ड वायसराय, ठीक है जी। कौन सा? पुर्तगाल का। यानी पहला वायसराय कौन था? अल्मोना। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। तीसरा कौन हुआ? तीसरा जो हुआ नूना दी कून्हा। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे ये अगर हम बात करें कि हुगली संथोमी और हुगली पे इसका अधिकार हो गया था। किसका? किसके द्वारा? तो हुगली पे तो अधिकार किया था, किसने कहा था? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने इसको हुगली पे व्यापार स्थापित करने का दिया था। जबकि देखते हैं कि शाहजहां जब आता है तो हुगली पे अधिकार किसका हो जाता है? वो शाहजहां का हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। फिर उसके बाद से एक युद्ध लड़ता है जिसको हम लोग कौन सा युद्ध के नाम से जानते हैं? सवाली का युद्ध होता है। और ये सवाली का जो युद्ध होता है 1612 ईस्वी में। कौन सा? 1612 ईस्वी में, ठीक है जी, 1612 ईस्वी में। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें सवाली के युद्ध के बाद ये क्या करता है? ये गर्सिया जो है, गर्सिया इसके बाद आता है। और वही गर्सिया गर्सिया जो है गर्सिया जो है दो क्षेत्रों पे अपना शासन क्या कर देता है? स्थापित कर देता है। वह स्थापित करता है दमन दमन पे अपना व्यापार स्थापित करेगा और ये व्यापार की नीति लागू करेगा। ठीक है, इस तरह से यानी हमने देखा कि नीना दो कून्हा के बारे में पढ़ा। ये तीसरा वायसराय रहता है, हुगली पे शासन करता है। यानी हुगली पे शासन किसके अधीन करता है? तो ये अकबर के द्वारा कहने पे करता है। सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में होता है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं 1661 ईस्वी में एक राजनीतिक विवाह होता है। 1661 ईस्वी में राजनीतिक विवाह होता है। क्या होता है? राजनीतिक विवाह, ठीक है जी। यानी अगर हम बात करें कौन सा विवाह? तो राजनीतिक विवाह। तो यहाँ पे लिखेंगे राजनैतिक विवाह। 1661 ईस्वी में ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा विवाह होता है? तो ब्रिटेन का राजा कौन रहता है? तो जॉर्ज द्वितीय व पुर्तगाल की रानी कौन होती है? कैरोथीन होती है। कौन होती है? कैरोथीन, यानी कैरोथीन होती है पुर्तगाल की रानी। कब होता है? तो ये 1661 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है? इससे में हम देखते हैं कि बम्बई शहर को दहेज में दे दिया जाता है। बम्बई शहर को दहेज में दे दिया जाता है। दे दिया जाता है, ठीक है। यानी मुंबई शहर को क्या कर दिया जाता है? दहेज में दे दिया जाता है। किसको? तो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ब्रिटेन को। ओके, तो क्या 1661 की कहानी समझ में आया? अच्छा, पतन के कारण कौन कौन से? तो पतन के कारण हम लिखेंगे पुर्तगीज का जो पतन हुआ यह कौन कौन से वजह से हुआ? तो पतन के कारण, ये भी देख लें। देखिए ये सब ना शॉर्ट नोट्स है, इसको आप बना करके एक बार में याद कर सकते हैं।
जो जो हमने पढ़ा है ना उसी को हम शॉर्ट नोट्स में लिखवा। सबसे पहला था अयोग्य शासक, ठीक है। अयोग्य शासक होने की वजह से पुर्तगीजों का क्या हुआ, यानी पुर्तगीज का पतन का कारण बना। फिर हिंद महासागर में ये लोग क्या करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे। पहले भ्रष्टाचार लिख ले, ये भ्रष्ट हम पढ़ाए थे, भ्रष्टाचार करे। फिर हिंद महासागर में क्या करने लगे, लूटपाट करने लगे।